नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समरिंदर मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश खबर दिन भर का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज से पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, जहां इस दौरे के दौरान उन्होंने कई सारी मुख्य घोषणाएं जो हैं वो की। सबसे पहले पीएम मोदी ने मिजोरम में बेराबी सायरन रेल का जो है उद्घाटन किया, जो कि लगभग 8,070 करोड़ की परियोजना। इस परियोजना से आइजॉल के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जो है पहली बार जोड़ा जाएगा। वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो राज्य में जातीय हिंसा के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला दौरा जो है वो बताया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इम्फाल और चुराचंदनपुर जैसी प्रभावित इलाकों में विस्थापित परिवारों से जो है मुलाकात की है। मुलाकात के साथ ही पीएम मोदी ने तकरीबन 7,300 करोड़ की विकास परियोजनाएं भी जो है वो शुरू की और करीब 1,200 करोड़ की भी परियोजनाएं जनता को समर्पित भी की। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान शांति और मेलजोल की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में हिंसा और अस्थिरता के समय जो है वो बदलाव आ गया। हजारों युवाओं ने असम, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों में हथियार छोड़कर शांति की राह जो है वो चुनी। मणिपुर के मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे।
मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवेज पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। नेपाल में आज हुए संशयित प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के बारे में जो है आपको बताते हैं। आप सबको पता है कि नेपाल में हाल ही में जेनजी आंदोलन ने खूब जोर जो है वो पकड़ा था। यह आंदोलन सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी जैसे मुद्दे उभरे और इस आंदोलन के दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया। इसके बाद सांसद को जो है यहां पर भंग कर दिया गया था और अब नई चुनाव की जो तिथि है वो 5 मार्च 2026 की जो है वो घोषणा की गई। शपथ ग्रहण का घटनाक्रम ये रहा कि सुशीला कुर्की को प्रधानमंत्री नामित किया गया। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। इसी के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेले ने उनको जो है शपथ ग्रहण दिलाई। वहीं उनकी सरकार जो है अस्थायी सरकार होगी, जिसका मुख्य काम देश में स्थिति को स्थिर करना और मार्च 2026 में होने वाले आम चुनावों की तैयारी करना हो। नेपाल में सुशीला कुर्की का शपथ ग्रहण एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि पहली प्रधानमंत्री रही हैं जो महिला हैं। और ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि संकेत है कि जनता, विशेषकर युवा, अब शासन में भागीदारी और जिम्मेदारी भी चाहते हैं। इसी बीच सरकार ने इस समय बड़ी उम्मीदें भी जो हैं और चुनौतियां भी जो हैं इसी बीच उनकी रही है, चाहे वो कानून से जुड़ी हुई हो, राजनीति से जुड़ी हुई हो या फिर आर्थिक और सामाजिक। तो नेपाल के बाद बात करते हैं फिर से हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा बड़े पैमाने पर विकास, कनेक्टिविटी, शांति और निवेश को बढ़ावा देने के इरादे से था। इसी बीच आपको बता दें कि यात्रा के दौरान यह संकेत भेजा गया कि सरकार इस क्षेत्र को सिर्फ नेतृत्व का दावा और वादा नहीं, बल्कि अमल का क्षेत्र जो है बनाने पर निरंतर काम कर रही है। लेकिन सफलता तभी संभव है जब यह विकास हर आम आदमी तक पहुंच पाए और खासकर पिछड़े वर्ग तक जो है यह विकास सुनिश्चित तरीके से पहुंच पाए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी उनकी इस यात्रा पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए। देखिए, वही हम जानना चाहते हैं, क्या ये रोड शो उन्हीं सड़कों पर है जहां महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया था,
शर्म आएगी उनको वहां रोड शो करते हुए? जब महिलाओं को इन सड़कों पर परेड कराया जा रहा था तब कहां थे प्रधानमंत्री? जब हमदर्दी की जरूरत थी मणिपुर को तब कहां थे प्रधानमंत्री? चले गए अब रिबन काटने 3 घंटे के लिए, अपने बैनर पोस्टर लगवाने, अपने आप को निहारने। इसलिए होता है क्या प्रधानमंत्री? आज लोगों ने अपना रोष जाहिर कर दिया वो बैनर फाड़ के। वो एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है वो बैनर्स को फाड़ना। मणिपुर के दिल में क्या है उस बैनर को फटने से आपको दिख रहा है। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited long before. And it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. झारखंड के गोड्डा शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में मामला प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन का है, जिसमें गोड्डा शहर के सरकंडा चौक पर एक समाजसेवी ने अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। सौरभ पराशर उर्फ बच्चू झा नामक इस व्यक्ति ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन अपनाते हुए सड़क पर इकट्ठा बदबूदार पानी में बैठकर जलाभिषेक किया। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अधिकारियों और सरकार को एक सशक्त संदेश था। असल में ये वही सड़क है जहां हर रोज़ तमाम बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं और गंदगी से पटरी हुई हैं, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान होती है। बच्चू झा का इस मामले पर कहना रहा कि ये समस्या कोई नई नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सड़क जल्द से नहीं बनाई गई तो वह और भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने प्रशासन की नींद खोलने और जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की। कि ये जो सालों से ये समस्या है, आप नित्य प्रतिदिन आप इधर से हर अधिकारी पार होते हैं, उनके जहन में दिखता होगा कि ये बहुत ज्वलंत समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है। कई मीडिया के माध्यम से बार बार मैं देखता हूँ यहाँ पे जल जमाव की समस्या होती है, कई दुर्घटनाएं घटती है, कई लोग इसमें आकर गिरते बजरते हैं, लेकिन सरकार विभाग चूंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर पोड़ैयाहाट विधानसभा है, यहाँ गोड्डाहाट विधानसभा का बॉर्डर एरिया है और यहाँ हम नगर परिषद को भी आकर्षित करते हैं। नगर परिषद की लाइट नगर क्षेत्र से बाहर लग सकती है तो क्या उनका विकास का काम इस क्षेत्र में नहीं हो सकता है? ये सवाल है और ये एक सांकेतिक रूप से मैंने जिला प्रशासन का सभी विभागों का, चाहे विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समस्या को लेकर कब जगिएगा? मजबूरन आज जो सूर्य नमस्कार या जो जलाभिषेक मैं आज कर रहा हूँ, आने वाले समय में अगर इसकी अगर समाधान नहीं होती है तो और निश्चित जगह बैठूंगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी में कई सारे बदलाव किए थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उसको लेकर हलचल काफ़ी तेज हो गई थी। खासतौर पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई, जिसमें वह सभी सरकार द्वारा किए गए इन सुधारों का जमकर विरोध करते हुए नजर आए और जीएसटी पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जीएसटी में सुधारों को लेकर राज्य में घमासान जो है वो काफ़ी तेज हो चला। असल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि नए जीएसटी में किए गए सुधार चुनावी स्टंट हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस गब्बर सिंह टैक्स की बात सालों पहले कर चुके हैं, आज मोदी सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है। बघेल ने बीजेपी की सरकार पर कई सारे आरोप लगाते हुए कहा कि जहां मुख्य आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी ने 2016 से लेकर 2025 तक जनता और छोटे व्यापारियों को लूटने का काम किया और अब बीजेपी चुनावी फायदा पाने के लिए टैक्सों में जो है दरों में अब बदलाव कर रही है। उनके और भी बाकी कई सारे इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जवाब जो है वो दुर्ग के बीजेपी सांसद विजय बघेल ने दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए भूपेश बघेल को पागल तक कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और नकारात्मक राजनीति का परिणाम बताया है। सुनिए। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि 2016 से लेके 2025 तक के देश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही थी, कंगाल कर दिया, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। अब बाजार में खरीदने की क्षमता लोगों की नहीं रही। तब उस समय भी राहुल गांधी जी बोलते थे, 2017 में बोले कि ये टैक्स है वो ठीक नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, आखिर राहुल गांधी जी जो बोले थे 8 साल बाद उसको वापस लिया।
जो राहुल गांधी जी बोलते हैं उसको ये मानते हैं, लेकिन देर से मानते हैं। देखिए, भूपेश बघेल बौरा गया है, पगला गया है और सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी के पिछलग्गू और उनके शब्दों का अनुसरण करने के अलावा उनका कोई दिमाग नहीं चलता। स्वयं की बुद्धि न चलाते हैं, स्वयं न दिमाग चलाते हैं। उनका दिमाग सिर्फ भ्रष्टाचार में लगता है। दारू कैसे बेचना है, गोबर कैसे बेचना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है और कैसे अपने नेताओं के ही बारे में, अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कैसे आलोचना करना है, उनका कैसे मजाक उड़ाना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। ये सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर वोट छोड़ गद्दी छोड़कर जो पद यात्रा करने जा रहे हैं, दुर्ग में भी करेंगे। देखिए, जो लोग खुद चोर हैं, 60-65 साल से जिन्होंने बूथ लूटकर अनेक प्रकार के गलत काम करके जीतते रहे, राज्यों में भी केंद्र में भी, वो आज कह रहे हैं जब सारी व्यवस्था सुधरी है, लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है, लोकतंत्र में नया उजाला, नया सवेरा आ रहा है, तो ये लोग को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। ये तो सभी मतदान केंद्रों में ये परिपाटी है कि कोई मर गया उसका भी नाम आता है, कहीं दो जगह नाम आता है। और उस काम को अगर SIR के माध्यम से किया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है कि एक अभियान चल रहा है छटाई का। अगर ऐसे लोग 2 जगह 3 जगह, यहाँ भी है, बिहार में भी है, यहाँ भी है, वेस्ट बंगाल में भी, यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यहाँ भी है, भिलाई में भी है और कई लोग का रायपुर में भी है, तो ऐसे लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए क्या? कटना चाहिए। वही चल रही है। बार बार चुनाव आयोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप बताइए, उदाहरण बताइए। वो उनके नहीं है, बस चिल्लाना है। एक झूठ को बार बार बोल के सत्य साबित करने का प्रयास ये कांग्रेसी करते हैं और विपक्ष करता है, लेकिन जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक गांव में पिछले दिनों सियाराम उपाध्याय नाम के शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने दावा किया कि पुलिस की लाठियों से उसकी मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन पर लोगों द्वारा सवाल भी खड़े कर दिए गए। वहीं इसी बीच सपा से विधायक मनु अंसारी ने वहां पहुंचकर दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन अब इस घटना में एक नया मोड़ जो है वो सामने आ गया। असल में मृतक के बड़े भाई का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में उसने सरकार से नई उम्मीद लगाई। मृतक का बड़ा भाई शशिकांत उपाध्याय का कहना है कि उनका पूरा परिवार कई सालों से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें बीजेपी सरकार और नेताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि पूर्व सांसद राधे मोहन द्वारा भी उनको आश्वासन दिलाया गया था कि जल्दी पूरे परिवार को लखनऊ ले जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। हम इस समय स्थित हैं नौनहरा थाने के चक्र कुंदीपुर गांव में, जहां पर हम शशिकांत उपाध्याय जी से बात करेंगे। जो सियाराम उपाध्याय जी इस दुनिया में नहीं है, उनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। गम का माहौल है। शशिकांत जी, अभी कुछ घंटे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि आप भड़ासी निकाल रहे हैं, योगी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं। जी नहीं, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहें? जी ये गलत बात है कि मैं योगी जी के बारे में गलत कह रहा हूँ। मैंने यहाँ के पदाधिकारियों से, मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और मेरा पूरा परिवार जीवन भर से बीजेपी का ही है। जो लोग कुछ गलत बोले थे और यहाँ हंगामा जो चल रहा है, ये देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ था। इसके लिए मैं बोला था, मैं योगी जी के लिए खिलाफ नहीं बोला था और ना ही कभी बोलूँगा। और हमें न्याय बाबा ही दिलाएंगे। सबको न्याय बाबा ही दिलाते हैं और हमें भी न्याय बाबा ही दिलाएंगे। बाबा से ही मेरी गुहार है। प्रशासन की बात आ रही है, आपने कहा था कि 10 लाख रुपए मैं हाँ। वापस कर दूंगा। हाँ। अगर मैं कहूँ, क्या प्रशासन से आपको 10 लाख रुपए मिले हैं? जी नहीं। अभी मिले नहीं? जी नहीं। तो आपने कैसे ये कह दिया कि 10 लाख रुपए मैं वापस कर वो दूं? बात लोग कर रहे थे, मेरे पे सुबह से ही टार्चर किया जा रहा था कि पैसा लेके ये केस को रफा दफा कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो प्रशासन मुझे वो कर रहा है उसका मैं वापस कर दूंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अगर और मुझे बाबा से यही उम्मीद है कि हम गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलाने की अगर हम आप खड़े हैं। हमें दुख उनसे था जो हमारे जिला के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने मेरे भाई को बोला था, एक जगह वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मैं क्रोध में आके ये ऐसा बयान दिया। लेकिन फिर कहूँ, डॉक्टर ईरज राजा गाजीपुर एसपी भी आपके पास आए थे, आपके पिताजी भी थे, माताजी भी थे। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, ऐसा गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने कहा। जी, मेरे को साहब मिले,
मैं जब अहमदाबाद से आया, साहब ने मुझे विश्वास दिलाया, कहा बेटा भाई तो नहीं दे सकता, लेकिन भाई बन के हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। गलती तो हो गई है, गलती होती रहती है, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो भी किया है, और उसके साथ मैं सख्त कानूनी कार्रवाई करूँगा, उसको बख्शूँगा नहीं, जो भी दोषी पाया जाएगा। आपका ये कहना है कि एसपी डॉक्टर नीरज राजा ने ये साफ कहा है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा। हाँ, कहे कि हम आपके परिवार के साथ और हमेशा खड़ा रहेंगे। सीधी बात हुई और मैं कहूँ चक्रकुंदीपुर के गांव हम खड़े थे जहां पर शशिकांत उपाध्याय जिन्हें सीधी बात बताई और उन्होंने डॉक्टर नीरज राजा एसपी गाजीपुर के भी बात से ये संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने कहा मुझको भरोसा है कि एसपी साहब न्याय करेंगे, और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों पर मुझे विश्वास है, हम बाबा से मिलेंगे। ये इंडिया वॉइस की खास रिपोर्ट थी चक्रकुंदीपुर गांव से। जाति क्या है, वह क्या पहनता है, क्या खाता है, वह छोटा है कि बड़ा है, तभी न्याय का सही आकलन हो पाएगा। और मैं चाहता हूं कि इनको सही न्याय मिले, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अपनी पूरी पीड़ा को बताएंगे। और मैं समझता हूं कि महाराज जी इनकी परिस्थितियों को ध्यान देते हुए, अब जहां तक दो चीजें हैं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं मैं, लेकिन यह समझता हूं कि मौत की कोई वजह होती होगी। जैसे किसी व्यक्ति को चोट ही ज्यादा लगे तो मौत का कोई होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा, कोई कारण तो होगा ना कि चोट लगी तो मौत तो जब हुई होगी, तो मौत मरने के जो है कितने तरीके आप इस पर जरा सा देख लें जो है कि कोई तो एक तरीका हो सकता है कि इतनी चोटें लगी हो, वो चोट की वजह से हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो यह जो चीजें लोगों को बताई गई जो है कि इनके दिमाग में यह चीजें आई कि नहीं ये तो यह सामान्य घटना नहीं है, चोट लगी है, कारण चोट लगने से चाहे जो हो जाए, चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे हार्ट फेल हो जाए, लेकिन लगी तो चोट है ना। अखबारों में भी लिखा हुआ है ना कि सर की चोट है, तो सर की चोट है तो सर की चोट से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो यह चीजें जांच का विषय है, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है। और डीआईजी साहब बनारस से वैभव कृष्ण गाजीपुर में एसपी रहे, वैभव कृष्ण को कौन नहीं जान रहा है। तो खबर दिन भर पर जाने से पहले आपके लिए आज का एक छोटा सा संदेश। थकान चाहे जितनी भी हो, संतोष अगर दिल में है तो दिन सफल रहा। नमस्कार।